आज ये हम बात करेंगे, जैसे हमने पहले भी एक दफ़ा शो किया था एनवायरनमेंट के ऊपर और क्लाइमेट चेंज पे, हम उसी तरह से आज फिर बात करेंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे एक्सपर्ट से कि ये क्यों होता है और हम इसे किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है और इस पे बहुत कम बात होती है, जिससे मेरा ख्याल है कि आप सभी एग्री करेंगे। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ। हमें जी ज्वाइन किया है मोमी सलीम ने। आप एनवायरनमेंट एक्सपर्ट हैं। आप मोमी को पहले भी देख चुके हैं हमारे साथ, लेकिन इसके अलावा भी मोमी डिफरेंट चैनल्स पे नज़र आती हैं और बात करती हुई, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे अक्सर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की खिंचाई कर रही होती है डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर, कि कभी कहीं पे गलत कंस्ट्रक्शन हो रही है या कहीं पे दरख्त कम है या इसी तरह के जो भी इश्यूज़ होते हैं उस पर हम मोमी को बात करते हुए देखते हैं। और मेरे ख्याल से इस तरह के लोग हर जगह पे होने चाहिए और ज़्यादा होने चाहिए, ताकि हम अपनी एनवायरनमेंट को नेक्स्ट जनरेशन के लिए कम से कम अच्छा छोड़ के जाएं। इसके अलावा जी हमें पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है आमिर अमजद ने। आमिर जो है वो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है और ये भी काफ़ी एक्टिव है इसमें, और इसके अलावा आमिर वर्कशॉप्स भी कराते रहते हैं। 2-3 वर्कशॉप्स तो मैंने भी अटेंड की हैं और मैंने भी समझने की कोशिश की है कि किस तरह से आम सिटीजन्स या मीडिया के लोग इसमें हेल्प आउट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर कि आप भी आए। और जी इंडिया से हमारे साथ हैं सुबूही खान। सुबूही एक लॉयर हैं और बहुत अच्छा बोलती हैं और काफ़ी इनको नॉलेज होती है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा हम ऐसे बात करें कि हमें पता लगे कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज के हवाले से या जो एनवायरनमेंट है उसमें। मैं चाहूँगी कि कभी ना कभी, अभी ना सही लेकिन कभी ना कभी जो है दोनों कंट्रीज़ के ताल्लुकात अच्छे हों, लोग एक दूसरे के यहाँ आए जाएँ और हम साथ में वर्कशॉप करें और एक दूसरे से आइडिया एक्सचेंज करें कि हम किस तरह से अपना इर्द गिर्द का माहौल बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच सुबुही कि आपने ज्वाइन थैंक यू। किया। थैंक यू सो सबसे मच पहले आरजू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू। थैंक यू। यहाँ पे वैसा होता सबसे पहले ये कि लेडीज फर्स्ट, लेकिन क्योंकि आमिर अकेले हैं तो आई थिंक जेंट्स फर्स्ट कर लेते। तो आमिर, आप मुझे सबसे पहले बताइए कि क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है, आपने क्या देखा है, क्योंकि आप पढ़ते वढ़ते रहते हैं काफी ज्यादा, तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों के बारे में आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि किस तरह का माहौल है और किस तरह की इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या करना चाहिए? थैंक यू वेरी मच आरजू, सबसे पहले एंड थैंक यू वेरी मच गिविंग मी लीड, जो कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मेरे अपने भी हल्के में अगर मेरे साथ ख़वातीन हैं तो मैं उनको ज़्यादा टाइम दूं, बट सिंस इट्स योर सो आई वुड डेफिनेटली थैंक यू। बिल्कुल आरजू, ये बात बहुत ज़्यादा कॉमन है। भले हम दो डिफरेंट नेशंस हैं, हमारे बीच में एक लंबा बॉर्डर है, बट अगर हम एनवायरनमेंट और ख़ास तौर पे क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो प्रायोरिटीज़ हैं अक्रॉस द बॉर्डर इन साउथ एशिया, वो दोनों ही कंट्रीज़ की, पाकिस्तान की और इंडिया के, आई थिंक लीस्ट प्रायोरिटी पे हैं हम देखते हैं। जब मैं आपकी तरफ से मुझे ये सारे इनविटेशन मिला तो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू कि जो हमारे यहाँ क्या कॉमन ऑफ कोर्स जो इश्यूज़ हैं क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पे, तो मेरे लिए बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था कि डिफॉरेस्टेशन और जो जो टिम्बर माफिया और उसके ज़रिए फिर जो जो उसकी जो भी डिफॉरेस्टेशन का एक पूरा एक प्रोसेस है, वो दोनों ममालिक में एक जैसा ही है। एयर पोल्यूशन की अगर हम बात करें, रिवर पोल्यूशन की बात करें, तो ये सारे चीज़ें कॉमन हैं। आई मीन इंडिया में भी वो स्वच्छ भारत और इस तरह की जो क्लीन इंडिया कैंपेन चलती रही, हमारे यहाँ भी अभी फॉर्चुनेटली मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है कि क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के नाम से कैंपेन चल रही है, जिसमें गवर्नमेंट अब शायद थोड़ा सा इसके बारे में सोचना शुरू हो गए हैं, जबकि जो कि हमारा ओवरऑल कंडीशन है या ओवरऑल हमारी एयर क्वालिटी है वो बहुत ही अनबेरेबल हो गई है। अब सांस लेना दुश्वार है। अभी तो चले कोविड का ज़माना है, चैलेंजेस हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले साल के आखिर में जब ये ख़ास तौर पे धान की फसल की कटाई होती है, तो एक पूरा हम देखते हैं कि स्मोक का टाइम आ जाता है, और वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को अफेक्ट करता है, जिसमें बहुत ही मुश्किल होता है। ख़ास तौर पे दिल्ली में देखें या लाहौर में, तो लोग बहुत ही मुश्किल से अपने काम कंटिन्यू रखते हैं। बहुत मास्क पहनना ज़रूरी होता है, लोगों को काम बंद करने पड़ते हैं, स्कूलों को छुट्टियां हो जाती। तो ये जो मसाइल हैं, मेरे ख्याल में ये अब कोई वो
ढके छुपे नहीं है, ये बहुत ही कॉमन है। लेकिन हाँ, ये पहलू ज़रूर है कि दोनों तरफ के ममालिक में इसके ऊपर एक तो अवेयरनेस के ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है, और इसके जो कॉजेज़ हैं उसके ऊपर पब्लिक की, ख़ास तौर पे कम्युनिटी की अवेयरनेस बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो गवर्नमेंट्स हैं उनके ऊपर ख़ास तौर पे डिमांड रख सकें, प्रेशर बिल्ड कर सकें कि क्लीन एयर या क्लीन वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ हवा या क्लीन स्पेसेस, ग्रीन स्पेसेस, ये इंसानी बका के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख़्याल में अब इट्स राइट टाइम, बिकॉज़ अब लोग इसको समझना शुरू हो गए हैं, लोग इस पे बात करते हैं और लोग ये डिमांड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अब दिस इज़ राइट टाइम टू टॉक ऑन सच इश्यूज़। बिल्कुल ठीक। जी सुबह, ये आपने बात सुनी आमिर की, आपको लगता है कि आप थोड़ा सा बताएंगे कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम है इसको लेकर, क्लाइमेट चेंज को? जी जी, आरजू जी देखिए, आपने जब मुझे बताया था कि आज हम क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं, तो मैंने आपसे तभी भी, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको ये मैसेज किया था कि दिस इज अ टॉपिक विच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमें यूथ, जो युवा या बच्चे या जो लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं इस इशू को, वो लोग जो सुन रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा आइडिया देना चाहती हूँ, क्योंकि जनरली एक हम लोग एक वर्ड ग्लोबल वार्मिंग इज कॉमनली यूज्ड। हम लोग जो जनरली सोचते हैं कि एनवायरनमेंट की कोई प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर्स राइज हो रहे हैं। तो लेकिन इस प्रॉब्लम की सीरियसनेस हमें तभी समझ आएगी जब हम एक्चुअली ये समझेंगे कि क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि पूरा इकोसिस्टम चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि पूरा जो एक प्राकृतिक, जो एक सिस्टम है प्रकृति का, कुदरत का, इस दुनिया को चलाने का, वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा एक कॉमन लेमन लैंग्वेज में आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर क्लियर करना चाहूंगी कि जब हम क्लाइमेट चेंज बोल रहे हैं तो हम किन किन बातों की बात कर रहे हैं। जैसे अभी आमिर अमजद जी ने डिफॉरेस्टेशन एक प्रॉब्लम के बारे में जिक्र किया। डेफिनेटली ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम पूरे ब्रॉडर विजन में हर चीज इस वीडियो में कवर कर पाए, तो आई थिंक कुछ सेकंड्स इसको देना इज वर्थ इट। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि देखिए, एक तो ग्लोबल वार्मिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो जाना, जो कि वेरियस रीजन से टेम्परेचर बढ़ा है। दूसरा एक इसका पार्ट होता है एक्सट्रीम क्लाइमेटिक चेंजेस, जो हम पहले जमाने में नहीं देखा करते थे, कि मतलब बहुत कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं आंधी आ रही है, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं हरिकेन है, कहीं फ्लड्स हैं, कुछ हैं। तो ये जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ये भी क्लाइमेट चेंज जो हम लोगों ने खिलवाड़ किया है प्रकृति के साथ, उसकी वजह से ये एक्सट्रीम क्लाइमेटिक चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है शिफ्टिंग ऑफ एनिमल्स, मूविंग ऑफ एनिमल्स, क्योंकि जिन जिन एनिमल्स, जो आजकल हम कभी सेव टाइगर कैंपेन चलाते हैं, जैसे अभी आपने बोला इंडिया में क्या प्रॉब्लम चल रही है, कभी कोई एनिमल एक्सटिंक्ट हो रहा है, या ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं कहीं आप देखेंगे कि किसी जगह का कोई स्पेशलिटी है, कोई स्पेशीज, कोई जानवर वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। तो वो कैसे हो जाते हैं? वो रातों रात नहीं होते हैं, वो तभी होते हैं कि जिस इलाके में वो रहते हैं उस इलाके की क्लाइमेटिक कंडीशंस उनके लिए सूटेबल नहीं रही, तो वो वहां से या तो शिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर वो अनफॉर्चुनेटली मरना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसे उनके नंबर्स कम होने लग जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी नीड टू कंसिडर इज राइजिंग ऑफ सी लेवल। अब ये जो राइजिंग ऑफ सी लेवल होता है, ये क्यों होता है? ये जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो समुद्र के अंदर जो सी आइस होती हैं वो पिघल रही हैं, तो जब वो सी आइस पिघल रही है तो ऑब्वियसली सी लेवल बढ़ेगा। हम लोग क्योंकि यहाँ पे सारे ही मुसलमान बैठे हैं, हम लोगों के यहाँ तो कयामत का भी जिक्र ये बोल के किया जाता है कि पानी से कयामत आएगी, पानी पानी से तबाही होगी। तो देखिए, ये वही सिम्टम्स हैं कि हम लोग उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं कि समुद्र का लेवल पानी का बढ़ रहा है, और हम लोग इन चीजों पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। और बहुत सारे रेंज ऑफ अदर इम्पैक्ट्स हैं जो क्लाइमेट पे होता है। ड्रॉट्स का मैं एक आपको बोलना चाहती हूँ। जब हम सूखा बोलते हैं तो सूखे का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कहीं पानी की परेशानी हो गई, सूखे का मतलब है क्रॉप्स अफेक्ट होंगी, क्रॉप्स अफेक्ट होंगी तो लोग भूखे मरेंगे, जंगलों में नमी की कमी होगी, नमी की कमी होगी तो जंगलों में आग लगेगी, जो अभी हम अब अमेज़न के अभी देख रहे थे, जंगल जल रहे हैं, वाइल्ड लाइफ फायर्स हम लोग आजकल कितना देखते हैं, जो बचपन में कभी सुनने को नहीं मिलते थे। ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी, तो फ्रेश वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि फ्रेश वाटर का आई थिंक 3/4 ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड ग्लेशियर्स में है। तो जब वो पिघल रहे हैं तो फ्रेश वाटर्स की हमें कमी हो जाएगी, और ये हरिकेन्स, फ्लड्स वगैरह तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो अब हम जब आगे बात करेंगे, हम वर्ड से यूज करेंगे क्लाइमेट चेंज।
लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि उस वर्ड के अंदर हम वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आज के लिए हमारे लिए एक्चुअली, मैं कहती हूँ कोरोना से भी पहले हमारे लिए ये डिस्कस करने की बात है कि जो पैंडेमिक है, एक एपिडेमिक है, पैंडेमिक है, ना ही सिर्फ पाकिस्तान भारत बल्कि पूरा विश्व क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो मुझे लगता है हमें बहुत सीरियसली अक्रॉस द बॉर्डर्स, सारी बाउंड्रीज और ज्योग्राफिकल लोकेशंस भूल के एक ह्यूमैनिटी के तहत इंसानियत के तौर पे इस प्रॉब्लम को देखना होगा। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है आरजू जी कि हम अब कभी भी आप देखिए कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी 1750 में, आपको याद होगा, इंग्लैंड से जो स्टार्ट हुई थी, उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले पूरी दुनिया में कभी इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। ये हमें समझने की जरूरत है। वो इंग्लैंड से स्टार्ट हुई, लेकिन क्योंकि वो इंपीरियलिज्म की मेंटालिटी वाले लोग थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो लोग फैले, तो अपने साथ वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हर कंट्री में लेके गए। वो जो उनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो नीड बेस्ड नहीं था, वो ग्रीड बेस्ड था। ये हम भी मानते हैं कि अब ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत होती है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप जंगलों में जाके रहिए या आप इकोनॉमिकली ग्रो मत करिए या इंडस्ट्री सेटअप मत करिए, लेकिन बैलेंस होना हर चीज में बहुत जरूरी है। हम उस बैलेंस को भूल जाते हैं। जरूरत के हिसाब से हम एनर्जी रिसोर्सेज को यूज नहीं करते, अपनी ग्रीड के हिसाब से, लालच के हिसाब से यूज करते हैं। तो यही इन प्रॉब्लम्स की जड़ है। तो मुझे लगता है कि आगे और स्पेसिफिकली कंट्री वाइज किस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से हम उसको कॉम्बैट कर रहे हैं, या इंडिया पाकिस्तान में, या हमारा जो इंडियन, मैं कल्चरल एस्पेक्ट आपको पता है हर चीज में लाती हूँ, तो मैं इस वीडियो में भी जरूर भारतीय कल्चर की बात करूंगी कि इंडियन कल्चर कैसे कॉम्बैट करता था क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम से। बट उस पर आगे आने से पहले आई थिंक हम और फीडबैक ले लेते हैं या व्यूज ले लेते हैं मोमीन सलीम जी का, देन वील प्रोबेबली प्रोसीड फर्दर। डेफिनेटली, बिल्कुल जी। मोमी, आपने बात सुनी सबूही की, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि हम सब यहाँ पे मुस्लिम्स नहीं बैठे हुए। सबूही आमिर जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड कि हमारे यहाँ जो है वो हर मजहब ओके आके काम कर रहे हैं और ओके ओके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वी आर प्राउड ऑफ आमिर। आमिर, थैंक यू सो मच। जी मोमी, क्या कहेंगे आप? थैंक यू पहले तो आरजू बुलाने के लिए प्रोग्राम में, और आप हमेशा इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जो है वो आगे लेके आती हैं, स्पेशली अब जब हम रीजनल उसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे आमिर ने कहा, एनवायरनमेंट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं, चाहे वो हम प्रोविंस टू प्रोविंस बात करें या मतलब जैसे हर कंट्री के अंदर अपना एक गवर्नेंस सिस्टम होता है, जैसा हमारे पाकिस्तान में प्रोविंसेस हैं, तो जिस तरह से हम प्रोविंसेस की बात करें या किसी भी ऐसी चीज़ की, तो आई थिंक कि उसमें हमें ये देखने की ज़रूरत है, जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो वो एक होलिस्टिक गवर्नेंस की हमें ज़रूरत है। इसीलिए ग्लोबल लेवल पे जब हम कहते हैं ग्लोबल गवर्नेंस की कुछ वेव्स हैं जिनको हम कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रोपेल करती हैं ग्लोबल गवर्नेंस को, कि लोग एक साथ आएँ इंटरनेशनली UN बॉडीज़ के थ्रू जो है कुछ कन्वेंशन साइन करें, कुछ एक कलेक्टिव एक्शन करें। तो वो इसीलिए उसमें कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज एक ऐसी वेव है जिसकी वजह से, एक वन ऑफ द वेव्स जिसकी वजह से जो आपका ग्लोबल कॉपरेशन है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। तो अगर ग्लोबल लेवल पे ये है तो ऑफ कोर्स रीजनल एक जब आपकी कॉपरेशन होती है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी ग्लोबल गवर्नेंस की इंस्ट्रूमेंट के काम करने के लिए। तो बिलाशुबा हमें रीजनल लेवल पे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। आमिर ने, सबने, हम सब ने ये जिक्र किया, आप सब ने, कि किस तरह से हम लोगों की बहुत सी फ्लोरा फौना, बहुत सी और चीज़ें हमारी यकजा हैं, एक तरह की हैं दोनों ममालिक की, क्योंकि साउथ एशिया है, इसका आबो हवा मोर और लेस सिमिलर है, अगर सेम नहीं भी तो। लेकिन इसमें ज़रूरत जो मैं समझती हूँ समर की है, जो अभी बल्कि इंडिया की भी मैं एक न्यूज़ पढ़ रही थी, और हर रोज़ हमें भी ये देखने को मिलता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुंबई में एक 400 एकर्स का कोई अभी सुप्रीम कोर्ट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, इट्स वास्ट एरिया जिसके ऊपर शायद जंगल है या इस विल्डरनेस है, और उसके ऊपर उन्होंने अलाउ कर दिया है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बना सकें। तो हमें जो यहाँ पे जिस लड़ाई को समझने की, जिस कॉन्फ्लिक्ट को समझने की ज़रूरत है, वो बेसिकली आपका इन्वायरमेंट का इकोनॉमिक्स के साथ और इन्वायरमेंट का सोशल के साथ है। जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम हमेशा 3 पिलर्स की बात करते हैं, सोशल की, इन्वायरमेंट की और
इकोनॉमिक्स की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी दुनिया में जहाँ भी हमने देखा है तो हमेशा इकोनॉमी प्रायोरिटी होती है, उसकी लैंग्वेज भी हर कोई समझता है, उसी एंगल से हर चीज़ को देखते हैं, और उसके बाद कहीं जाके सोशल चीज़ें आती हैं। और फिर आप डेवलपमेंट फ़ंड देख लें, चाहे वो पाकिस्तान का देख लें चाहे किसी का देख लें, आपका डेवलपमेंट फ़ंड अगर एजुकेशन और हेल्थ की बात की जाए वहाँ कम होता है, या एनवायरमेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो प्लानर्स हैं वो ये नहीं समझते कि एट द एंड ऑफ द डे आप बात होलिस्टिक कर रहे हैं, क्योंकि आप जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं आप रिसोर्सेज की बात करते हैं। रिसोर्सेज कहाँ से आ रही हैं? एनवायरनमेंट से आ रही हैं। अगर आप उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आप अपना इकोनॉमिक इंजन भी नहीं चला सकते। तो वो जो एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है वो अभी तक डेवलप नहीं हुई है। इसलिए हम देखते हैं कि ये हर दूसरे दिन हमें एक चाहे इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं वो जोर दे रहे होते हैं और इन बातों पे बार बार कह रहे होते हैं कि अगर आप अपनी कोई भी इकोनॉमिक प्लानिंग करें, अभी जिक्र आया एनर्जी का, आप रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ जाएं, आप सस्टेनेबल जो है मॉडल्स की तरफ जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वही घिसा पिटा जो वेस्ट का एक मॉडल है जिसमें उन्होंने 100 साल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इतनी ज़्यादा जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस फैला दी एक प्रोपोर्शन से ज़्यादा इस आबो हवा में, कि अब हमें क्लाइमेट चेंज जैसी जो है बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस बहुत ज़रूरत है कि इसमें यूथ सामने आए, इनोवेशन के ऊपर गवर्नमेंट जोर दे। दूसरा, थोड़ा सा इसको ओपन माइंडेड होके सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो आज से 100 साल पहले जिस मॉडल के साथ वेस्ट ने प्रोग्रेस की थी हम भी उसके साथ प्रोग्रेस कर सकते हैं। बिलाशुबा हमें उस रास्ते में ज़रूर कुछ ना कुछ हर्डल्स आएंगे। आपका ह्यूमन कैपिटल सफ़र करेगा। हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन क्या वो ह्यूमन कैपिटल इस काबिल है कि वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके? वो क्यों नहीं है काबिल? क्योंकि हमारे स्टंटेड ग्रोथ है। क्यों है? बिकॉज आपका वाटर पोल्यूटेड है, आपकी फूड में न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। एक्सेस तो चलें फूड की एक बात है, लेकिन जो लोग जिनको एक्सेस भी है उनको किस हद तक प्योर फूड मिल रहा है? ये वो सारे चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट के साथ लिंक्ड हैं, जो आपकी, तो कहने से ये मतलब कि आपके ये जो तीनों पिलर हैं जब तक इनको साथ लेके प्लानर्स नहीं चलेंगे तो अनफॉर्चुनेटली चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो, हम लोग माइनॉरिटी रहेंगे जो इसके खिलाफ बोलते रहेंगे, और लोग हमें हमेशा ये कहते रहेंगे आप डेवलपमेंट के खिलाफ हैं। तो वो पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है जहाँ हम ये समझें कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट, इज़ इट दोज 3 पिलर्स टुगेदर या कि एक पिलर? तो जब तक वो सोच नहीं आएगी, आमिर ने अवेयरनेस का जिक्र किया, वो यही अवेयरनेस है कि जब तक लोगों को हम ये नहीं समझाएंगे डेवलपमेंट लोगों के लिए होती है, अगर लोग ही उससे बीमार हो रहे हैं, लोगों के लिए पोल्यूशन पैदा हो रही है, तो फिर वो उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इसलिए अपनी हुकूमतों पे जो है वो प्रेशर बिल्ड करें ताकि वो इन तीनों पिलर्स को एक साथ लेके जाएं। बिल्कुल ठीक जी। सुबुई आपने बात सुनी मोमी की, आप समझती हैं कि प्रेशर बिल्ड करना होगा गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि बाकी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है ना, पॉलिटिक्स और ये सब कुछ, इधर झगड़ा उधर झगड़े या कुछ भी अंदरूनी पॉलिटिक्स भी जो होती है, इन हाउस पॉलिटिक्स भी जो होती है वो ज़्यादा चलती है और ये चीज़ों को कम देखा जाता है। जी जी आरजू, देखिए ये बात तो डेफिनेटली सही है कि पॉलिसी मेकिंग के लिए गवर्नमेंट का रोल रहता है, और कोई भी चीज हम सिर्फ समाज के लेवल पे पॉलिसी में चेंजेस नहीं ला सकते हैं, उसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट पे एक प्रेशर बनाना पड़ता है। हालांकि हम लोगों के यहाँ अगर आप पूछें कि एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, देखिए डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज हर जगह है, पूरी दुनिया जूझ रही है, हम लोग भी जूझ रहे हैं। लेकिन लकीली हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनका जो फोकस है, जब वो बात करते हैं, जब आप जिसको बोलते हैं कि रिविजनिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं, और मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि जब वो लोग बात करते हैं कि हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो जनरली मुस्लिम्स या जो लोग नहीं समझते हैं उस चीज को, वो ऑफेंड हो जाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अब इस बात को आज एज अ मुस्लिम ही क्लियर करना चाहती हूँ कि अभी इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, मैं नाम बोल रही हूँ सॉरी, मोमी सलीम जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि व्हाट इज डेवलपमेंट। तो हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से, जिसको हम सनातन संस्कृति बोलते हैं, उसमें हम ये बोलते हैं कि को एग्जिस्टिंग विद नेचर, आपको नेचर के साथ, प्रकृति के साथ, प्रकृति केंद्रित जो विकास है वो सही मायने में विकास है। अगर जमीन में आप जहर बढ़ा रहे हैं तो वो विकास नहीं है, अगर आप जमीन में जहर कम कर रहे हैं तो वो विकास है। तो आपको नेचर के साथ, नॉट जस्ट विद ह्यूमंस, बल्कि हम लोग तो और एक स्टेप आगे जाके कहते हैं कि नेचर के साथ हमें को एग्जिस्ट करना है।
तभी एनवायरनमेंट से हम डील कर पाते हैं। हम लोगों की भारतीय संस्कृति में जो भारत माता का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसका लॉजिक यही होता है कि हम नदियों को भी बोलते हैं कि मदर रिवर बोलते हैं। तो जब हम माँ की नजर से नदी को देखेंगे, हम उसको पोल्यूट करने से पहले 100 बार सोचेंगे। पेड़ का पत्ता तोड़ने से पहले भी हमारी संस्कृति में मंत्र होते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। एनिमल्स के साथ कोएग्जिस्ट करने के एग्जांपल्स देखिए कि जितनी भी मैनिफेस्टेशंस ऑफ गॉड है हमारी भारतीय संस्कृति में, नो डाउट एक्चुअली में जो सनातन धर्म है वो भी एकेश्वरवाद को ही मानता है, एक खुदा को, एक ईश्वर को मानता है। लेकिन जो मैनिफेस्टेशंस ऑफ गॉड हैं, जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भगवान के समझाने के लिए हमें बताए गए हैं, उनमें हर भगवान के साथ एक एनिमल है। आप देखिए हमारे यहाँ एक गॉडेस दुर्गा है, उनके साथ बाघ, शेर, चीता, इस तरह के जानवर दिखाए जाते हैं। एक लॉर्ड गणेश है, उनके साथ चूहा दिखाया जाता है। एक लॉर्ड शिव जी है, उनके गले में सांप दिखाया जाता है। लॉर्ड कार्तिकेय के साथ मोर दिखाया जाता है। तो ये जो हमारे कल्चर के जो एग्जाम्पल्स हैं, वो हमें सिर्फ यही सिखाने के लिए कि आपको कोएग्जिस्ट करना है प्रकृति के साथ, आपको कोएग्जिस्ट करना है एनिमल्स के साथ, तभी सही मायने में विकास हो पाएगा। एक बात सलीम जी ने ये बोली कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सोसाइटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट तीनों चीजें आती हैं। तो उन्होंने जो अभी मुंबई का एग्जांपल दिया, वो उनकी इसी बात से जवाब उसका क्लियर हो जाता है कि आप इकोनॉमिक्स को भी या आप डेवलपमेंट को भी एकदम सिरे से इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मुंबई की किसी जमीन पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करने का गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, तो अगर उसको बैलेंस में रह के करा जा रहा है, या उसके बजाय हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पेड़ लगाए जा रहे हैं। केरला में तो हमारे कई जगह ऐसा होता है कि अगर कोई बहुत बहुत पुराना एंशिएंट कोई पेड़ है और वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो पूरी प्रॉपर टेक्नोलॉजीज के साथ जड़ समेत पेड़ों को खोदा जाता है और उसको कहीं और जाके प्लेस किया जाता है ताकि वो पेड़ मर ना जाए। तो इस बैलेंस की बात मैं हमेशा करती हूँ। दूसरा, गवर्नमेंट की बात आई तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि हमारी कंट्री में माशाल्लाह एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीजों को देखने के लिए, आपकी कंट्री में भी आई एम श्योर होगी, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू शेयर विद मी आल्सो, क्योंकि पता रहना चाहिए कि भाई पड़ोस में भी किस तरह से इस प्रॉब्लम से डील करे जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग कल्चरली सेम ही हैं। हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज तो है ही, उसके अलावा हमारी कंट्री में एनवायरनमेंट एजेंसीज भी हैं, जो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट्स पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं जो एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रहे हैं। और यूनाइटेड नेशंस का तो आपको पता ही है, इंटरवेंशन रहता ही है ग्लोबली एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। तो काम बहुत अच्छे से हो रहा है। और ये जो रिविजनिस्ट मूवमेंट जिसको आप बोलते हैं हमारा, जो हम अपनी इंडियन कल्चर से जुड़ के जब चल के, जब हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं या भारत माता की बात करते हैं या अपने एंशिएंट इंडियन कल्चर से जुड़ने की बात करते हैं, तो उस तरह से हम भारतीय, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आवर फेथ्स, और ज्यादा अपने आप को प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। डेवलपमेंट का आपको एक एग्जांपल और दे देती हूँ कि आपके यहाँ मोहनजोदाड़ो तो आपके यहाँ ही है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के जो स्केलेटन्स निकले हैं, उसके अंदर नकली दांत हम लोगों ने देखे हैं कि पाए गए हैं। दैट मीन्स ऑपरेशन, सर्जरीज, प्लास्टिक सर्जरीज, ये सारी चीजें तब भी होती थी। तो हमारे जो एंशिएंट कल्चर था वो हमारे आज के हिसाब से बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव था डेवलपमेंट के मामले में। ये जो डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट हमने करना स्टार्ट कर दिया है, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। और एक मैं लास्ट एग्जांपल देते हुए अपनी बात ये कंक्लूड करती हूँ आरजू जी, कि देखिए जो ये मेन प्रॉब्लम है वो क्या है। मेन प्रॉब्लम यही है कि जो एसेंशियल रिसोर्सेज एनर्जी की, उनको कैसे मैनेज किया जाए, और हाउ एनर्जी नीड्स शुड बी मेट। एनर्जी नीड तो है ही, आप ऐसे तो कर नहीं सकते कि बिना एनर्जी मीट किए आप जिंदगी में कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे या तरक्की कर लेंगे, या नॉर्मल डे टू डे लाइफ भी बिना एनर्जी नीड्स मीट किए आप नहीं पूरी कर सकते। तो उसमें देखिए दो तरह की रिसोर्सेज आती हैं, हम सभी जानते हैं, ये रेटोरिक नहीं है। मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आपको बताती हूँ कि देखिए रिन्यूएबल एनर्जीज एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल में जैसे अभी सलीम जी ने मेंशन किया, फॉसिल फ्यूल्स, टॉक्सिक, डर्टी जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको हम यूज करते हैं अपनी ग्रीड पूरी करने के लिए। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं, जिन पे आज के टाइम पे पूरी दुनिया जिनको देख रही है, वो मैं आपको बताती हूँ कि भारतीय संस्कृति कब से इन पे फोकस कर रही है। रिन्यूएबल सोर्सेज में हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की, ठीक है, जिसको हम वायु, जिसको हम अग्नि, आग, पावक के नाम से एक एनर्जी रिसोर्स की तरह सदियों से अपनी कंट्री में मानते चले आ रहे हैं। रिन्यूएबल क्लीन एनर्जी में हम बात करते हैं विंड की, विंड पावर्ड विंड मिल्स होती हैं, विंड पावर बोट्स हुआ करती थी किसी जमाने में। आज हम लोग वापस उन चीजों की तरफ दौड़ रहे हैं जो हमारे यहाँ हवा या समीर या वायु कहलाती है।
इसमें हम बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की जो कि जल है, इसमें हम बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी की जो जमीन के नीचे, कहते हैं कि जितना सन का सरफेस हॉट है उतना ही तकरीबन या शायद उससे ज्यादा ही कहीं अर्थ का कोर हॉट है। तो जब हम बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी की, जो जमीन के अंदर हम जाके हॉट वाटर से जो एनर्जी जनरेट करते हैं, वो हमने बात करी अर्थ की, पृथ्वी की। तो यही वायु, आग, जल, पृथ्वी, गगन, इन 5 एलिमेंट से ही हम लोग बोलते हैं कि सब कुछ बना है। हम लोग इंसान भी उसी से बने हैं, 5 एलिमेंट से सब कुछ बना है। तो यही इसी भारतीय कल्चर की, इसी प्रोग्रेसिव इंडियन कल्चर की हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं हिंदू सनातन राष्ट्र की। तो ये मैं आपके इस सब्जेक्ट और इस चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहती थी, इसको किसी फेथ से ना जोड़ा जाए। ये एक बहुत प्रोग्रेसिव कल्चर का एग्जाम्पल हम देते हैं। बिल्कुल ठीक। जी आमिर, आप क्या कहेंगे कि किस तरह से जो है हम दोनों कंट्रीज मिलके, क्योंकि लड़ाई झगड़ा तो चलता रहता है, लेकिन कुछ ऐसी फील्ड्स भी होनी चाहिए जिसमें इंडिया और पाकिस्तान मिलके काम करें, एक दूसरे से आइडियाज शेयर करें, एक दूसरे की मदद करें। तो आपने बात सुनी मोमी की भी और सुबूही की भी, आपको क्या लगता है, आप क्या कमेंट करेंगे? जी बिल्कुल आरजू, एक चीज़ तो मैं समझता हूँ कि जो इंडिया और पाकिस्तान को करने की ज़रूरत है ना, वो सबसे पहले ये कि इन मसाइल को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आई मीन बोथ द कंट्रीज़ आर एक्चुअली वर्किंग। हम देख रहे हैं कि उधर भी इकोनॉमिकली मतलब ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। हर साल उनके बजट में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो ख़ास तौर पे इकोनॉमिक बूस्ट ला सकें। सिमिलरली पाकिस्तान में भी दो के भी चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है, बट द करंट गवर्नमेंट ने जो बजट प्रेजेंट किया है उसमें काफ़ी प्रॉमिसिंग आइडियाज़ हैं। बट जो ज़रूरत काम करने की है वो ज़्यादा ये है कि आप लोगों में ख़ास तौर पे जैसे कम्युनिटीज़ हैं, इंडिजिनस कम्युनिटीज़ का सबूही ने बात की, मोमी ने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की। हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा वो जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उसको दोबारा लाने के लिए। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक मतलब आप ही के जर्नलिस्ट के ग्रुप में से एक ने वो मटका इरिगेशन की बात की, जिसमें वो मतलब ड्रिप इरिगेशन की एक इनोवेटिव आइडिया है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट न्यू, ये कोई री इन्वेंट नहीं व्हील कर रहे, ये पुराना ही है एक है। लेकिन जहाँ पे ख़ास तौर पे डेजर्ट एरिया, जहाँ पे पानी की जो बारिश कम होती है, वहाँ पे वो लोग किस तरह इसको इनोवेटिवली कर रहे हैं। मैं आपके प्रोग्राम से पहले थोड़ा सा नोट्स ले रहा था, तो मैंने देखा कि जो ग्लोबल लिवेबल सिटीज़ इंडेक्स है, एक हर साल एक इंडेक्स बनता है, उसमें साउथ एशिया का एक भी शहर नहीं है। लिवेबल सिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें ज़ाहिर है कुछ पैमाने हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, जिसमें ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, आपका सिटी वॉकेबल कितना है, आप कितना ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट है कि आपको कितने ही कम से कम फासले पे एक नई ट्रांसपोर्ट मिल सकती है, आप कितना बाइसिकल कर सकते हैं। तो ये सारे वो पैरामीटर्स हैं, वो पैमाने हैं मेरे ख्याल में, जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट्स को परखना पड़ेगा। दिल्ली में, लाहौर में, बॉम्बे, कराची, इस्लामाबाद, हैदराबाद, ये वो थ्राइविंग सिटीज़ हैं जहाँ पे हर गुजरते साल में पॉपुलेशन ऑलमोस्ट नया प्रेशर ले रही है। लोग देहातों से, रूरल एरिया से अर्बन में आ रहे हैं, और वहाँ पे एक जो उसको कहते हैं ना टिकलिंग बॉम्ब की तरह वो फट जाएंगे अगर ये सारी चीज़ें ना की गई, लोगों के लिए ये सारी ज़रूरतें ना बनाई गई। आप ये देखिए कि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, आप रहती हैं, आप इसको वॉकेबल सिटी नहीं कह सकते, जो कि हमारे यहाँ बहुत ग्रीन स्पेसेस है, बड़ा अच्छा इसकी प्लानिंग बनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विद पैसेज ऑफ टाइम वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। आप वॉक नहीं कर सकते अलॉन्ग साइड द रोड, आपको डर रहता है कोई हिट ना कर जाए, आपको डर रहता है कि आगे फुटपाथ होगा नहीं कि आप कहाँ तक जा सकेंगे। इसी तरह बाइसिकल है, आप नहीं कर सकते। देयर आर वेरी फ्यू रोड्स इन इस्लामाबाद एंड यू कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स जहाँ पे आप सिर्फ बाइसिकल कर सकते हैं विद ओनली फ्यू किलोमीटर्स। सो ये वो पैमाने हैं जहाँ पे, और इसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन जो है ह्यूमन हेल्थ से है, ह्यूमन पीस ऑफ माइंड से है। तो अगर हम जंगों की और मतलब इकोनॉमिक जंग की बात तो एक दूसरे से करते हैं, अगर अब आप रियली रेवोल्यूशनरी काम करना चाहते हैं, दोनों ममालिक की बात करूं मैं तो ये करने की ज़रूरत है जहाँ पे लोगों की ना सिर्फ अच्छी हेल्थ हो, बल्कि वो अच्छे आइडियाज़ के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारने का हक सबका है, और ये एक बेसिक ह्यूमन राइट्स है। जब हम
मोमी बात करी थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो उसमें ये डेफिनेटली वन ऑफ द गोल्स है जो एसडीज हैं, उसमें ये एक गोल है कि आप एक सस्टेनेबल लाइफ को कैसे मेंटेन करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के साथ साथ हमें जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, स्पेशली जो वॉकेबल सिटी का है, लिवेबल सिटी की बात की जाती है, सिटी सेंटर के अंदर कितनी स्पेस है कि लोग वहाँ पे अगर शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे एंटरटेन भी हो सकें, वहाँ पे वो बैठें, वहाँ पे फैमिली टाइम खुले में गुजार सकें, ना सिर्फ मॉल्स में बल्कि वहाँ पे ग्रीन स्पेसेस होनी चाहिए। सो मेरे ख्याल में अब ये जो हमारे ख़ास तौर पे अर्बन डेवलपर्स हैं और जो अर्बन साइंटिस्ट हैं या इंजीनियर्स हैं, उनको इस पे मैं समझता हूँ साख हमारा बहुत अच्छा फोरम है साउथ एशिया के लेवल पे। अगर सारे कंट्रीज़ का जब ये इकोनॉमिक इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए जाते हैं, दे मस्ट अंडरटेक दीज इश्यूज एज वेल, जिस पे ये बात करें, ताकि हम एक रीजनल लेवल की कोई इस तरह स्ट्रेटजी बनाएं कि हमारे सिटीज़ हैं 1/3, हम जब बात करते हैं कि पूरी दुनिया की 1/4 पॉपुलेशन या 1/3 पॉपुलेशन साउथ एशिया में है, लेकिन उस पॉपुलेशन का हक है कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी जाए, एक पुरसकून, एक साफ़ सुथरी हवा में, एक सरसब मतलब ग्रीन स्पेसेस हों उनके एरियाज़ में, उन शहरों में। तो ये कहाँ पे हैं? मैंने इंडिया में रह जाने का इत्तेफाक हुआ है काफ़ी दफ़ा, लेकिन मैंने वहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल सिमिलर पाई हैं, मिसिंग पाई हैं। जो अर्बन डेवलपमेंट में बहुत कम फोकस किया जाता है कि आप शहर को लिवेबल सिटी बनाएं। वो शहर सिर्फ स्काई स्क्रेप्स या मतलब रोड्स और रेलवेज़ का नेटवर्क ना हो, बल्कि ग्रीन स्पेसेस का, अर्बन फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट हो, जहाँ पे लोग साफ़ हवा से मुस्तफ़ीद हों, जहाँ पे लोग साफ़ पानी से मुस्तफ़ीद हों। तो मेरे ख़्याल में ये अब बहुत ज़रूरी है कि जब हम रीजनल प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो इन बातों को भी देखना पड़ेगा कि हमें अपनी जो पॉपुलेशन है इसको उनके डोर स्टेप पे इस तरह की फैसिलिटीज़ दे, एक तो वो ताकि वो माइग्रेशन के लिए मजबूर ना हो। हाँ, अगर किसी वजह से वो आते हैं तो शहरों में इस तरह का नेटवर्क और ख़ास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग होनी चाहिए, जहाँ पे नए आने वाले शहरियों की, ख़ास तौर पे जो रूरल्स रहते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और उनके रहने के लिए मुनासिब इंतज़ाम हो, और जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इतनी गुंजाइश हो कि जब उसको एक्सपैंड किया जाए तो वो उसको सह सके, उसको बर्दाश्त कर सके। तो मेरे ख़्याल में ये रीजनल लेवल पे एक फोरम डेवलप है हमारा, उस पर बात करनी चाहिए और इस प्रायोरिटीज़ को सेट किया जाना चाहिए कि हम अपने शहरों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। एक और चीज़ ऐड करूँगा इससे पहले मैं आपको फ्लोर दूँ। भूटान एक ऐसा कंट्री है हमारे रीजन में जो कि ज़ीरो कार्बन उन्होंने अचीव किया है। वो कैसे किया है? अगर आपका इत्तेफाक हो, आप इंटरनेट पे जाके देखें या पढ़ें भूटान के बारे में, तो वहाँ का तकरीबन 70% एरिया बाय कॉन्स्टिट्यूशन और बाय लॉ दे हैव प्रिजर्व इनटू ग्रीन स्पेसेस। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अभी तक वो इसको मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की एफर्ट मैं दूसरे कंट्रीज़ में नहीं देखता। आप पाकिस्तान में या इंडिया में या श्रीलंका में, बांग्लादेश में, ये बहुत काम करने की ज़रूरत है। और ये आई थिंक हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको इस पे बहुत ज़रूरी बात करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि अब ये जो नए चैलेंजेस हैं स्पेशली उनको कैसे एड्रेस किया जाए। मैं, आप, मोमी, सबूही अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स वी हैव सम लिमिट्स ना। तो जब रिसोर्सेज की बात की जाती है तो पॉलिटिकल लीडरशिप के पास ये सारा, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल विल भी चाहिए। तो आई थिंक नाउ दे शुड ऑल्सो डिस्कस दिस इश्यूज व्हेन दे कम टुगेदर, एंड आई होप कि ये हमारी बात और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात उन तक भी पहुँचे और वो लोग जिसके ऊपर काम करना चाहते हैं, and they join hand together to help the governments to plan cities और already existing cities को इस तरह properly expand किया जा सके। बिल्कुल ठीक। इत्तेफाक से हमारे दोनों पाकिस्तानी गेस्ट जो हैं वो जा चुके हैं इंडिया। मोमी ने भी शायद बताया था, मोमी आप भी जा चुकी हैं इंडिया, आपका चक्कर लगा था। जी जी जी। और ऐसे ही आमिर भी बता रहे। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? और दूसरा ये कि मोमी इसमें पॉपुलेशन का कितना हाथ है? आपको लगता है कि दोनों कंट्रीज को थोड़ा पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी काम करना होगा, एनवायरनमेंट सही करने के लिए, क्लाइमेट में कुछ चेंज लाने के लिए, कुछ बेहतर चेंज लाने के लिए?
या इसी तरीके से जैसे हैं यहाँ पे, आपको पता है आबादी कितनी ज़्यादा है? जी जी बिल्कुल आरजू, मेरा इत्तेफाक हुआ काफ़ी बार, बल्कि इंडिया में गई हुई हूँ। अब तो अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसे से हम नहीं जा सक रहे हैं बिकॉज वीज़ाज़ का इशू है, लेकिन और बहुत से फ्रेंड्स भी हैं वहाँ पे। लेकिन जैसे आमिर ने कहा, मैंने भी वही मैल प्रैक्टिसेस देखी हैं। बिकॉज देखें, आमिर ने बड़ी अच्छी बात की और मैं उसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगी, और सबूही का भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी गवर्नमेंट के जो एक्शंस हैं इधर। We are very happy with the current government in terms of उनका environmental जो impact है, it's very very positive, and I think this is one of the flagship and unprecedented जो हमारा इस वक्त programs चल रहे हैं। बट स्टिल जो आमिर ने बात की वो एक बहुत अच्छी और बड़ी बेसिक बात है जो पूरी दुनिया में शायद अभी हो रही है क्लाइमेट चेंज के तवस्सुत से भी, वो है डिनाइल। व्हेन यू आर लिविंग इन डिनाइल, जब आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे प्रॉब्लम को, तो उसका सोल्यूशन कभी भी नहीं आएगा। तो एक तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें डिनाइल से निकलना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी कि येस देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड देयर इज़ अ प्रॉब्लम। इसमें कोई उसकी मल्टीपल वजह हैं। एक ये कि हम लोग डेवलपिंग नेशन हैं दोनों, एक ये हमारे इधर जैसे आपने पॉपुलेशन का जिक्र किया, आबादी बहुत ज़्यादा है साउथ एशिया या एशिया फॉर दैट मैटर, 60% ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कोई छोटी आबादी नहीं है। मैं एशिया की बात कर रही हूँ, साउथ एशिया भी उसका शायद 30% या जो भी है। द पॉइंट बीइंग कि मल्टीपल वजह हैं जिसकी वजह से हमारे इधर ये इश्यूज हैं। उन इश्यूज को जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हम उसका सोल्यूशन नहीं ला सकते हैं। हमारे पास इस वक्त जो इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन या एक कहें कि एक अपॉर्चुनिटी है, वो ये है कि जिन लोगों ने इस चीज़ को ख़राब किया वो अब कम पॉपुलेशन में रह गए हैं। अब हमारे पास यूथ बल्ज है, ठीक है। अफगानिस्तान बीइंग द यंगेस्ट, पाकिस्तान सेकंड यंगेस्ट एंड इंडिया भी उसी लीग में आता है। तो द पॉइंट बीइंग कि अभी हमें वो अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है, उसको टैप इन करना है, और उसको टैप इन हम तभी कर सकते हैं जब हम उन यंग लोगों को ये बताएंगे कि येस देयर इज अ प्रॉब्लम, येस द गवर्नमेंट इज टेकिंग इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, जिसका मैंने इंडिया में भी जिक्र किया, एंड इट इज नॉट ओनली इंडिया, इट ऑल्सो हैपेंस इन पाकिस्तान। जो मैंने जिक्र करना चाह रही थी वो ये कहना चाह रही थी कि इट इज इकोलॉजिकली जो आपकी सेंसिटिव जोन होती है या नेशनल पार्क्स या ऐसी जगह होती हैं, जब आपका सुप्रीम कोर्ट या आपकी कोई भी बड़ी अथॉरिटी जो है जब उसको लेट गो कर देती है फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट या कोई भी ऐसी कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस को खराब कर रहे होते हैं। क्योंकि नो डाउट इंडिया में बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनके बहुत सा काम है, बहुत से ऐसे नैरेटिव्स हैं। लाइकवाइज इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल हमारे कस्टमरी लॉज जो हैं, हमारा जो आपको पता है नॉर्दर्न एरियाज जो एक टूरिस्ट हब भी है, और वहाँ पे किस तरह से लोग अभी तक, मतलब इट्स अ वेरी गुड अमेलगम ऑफ मॉडर्निटी एज वेल एज ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। इसी तरह आप साउथ की तरफ आते जाएं, आपको सिंध में बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन इस वक्त हमारा जो तरीका ज़िंदगी हो गया है, जिसकी कल्चर की सबू ने भी बात की, तो कल्चर तो इवॉल्विंग चीज़ है ना, इनकल्चरेशन। बिकॉज आई एम एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो मैं इस पर थोड़ा सा वो करना चाहूँगी कि जब आपका कल्चर इवॉल्व होता है, जैसे जैसे आपका कल्चर इवॉल्व होता है, आप अब हमारी सिटीज़, हमारा एक अर्बन कल्चर है, वो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है, हमारे हम सब की साउथ एशिया में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा फास्ट अर्बनाइजिंग कंट्री है, और इंडिया का भी काफ़ी हद तक रेट इसमें हाई है। तो हमारा वो कल्चर पैटर्न्स टूट रहे हैं। वो जिनका हम जिक्र कर रहे थे कस्टमरी लॉज का, उनको उनकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, उनका इन्वायरमेंटलिस्ट पागल हो गए कह कह के प्लीज इसमें से जो अच्छी चीजें हैं लेके एंड ट्राई टू गो बैक टू दैट, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो नो डाउट कल्चर में से कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस होती हैं, लेकिन कुछ बुरी भी होती हैं, दोनों को हमने लेके चलना है। लेकिन आपकी इनकल्चरेशन जब हो जाती है, यही तो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जब हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटीज थी, क्योंकि बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हमारी हमेशा से ट्रेडिशनल सोसाइटीज रही हैं, हम कल्चरली मतलब ऑफ कोर्स हमारा जो ईस्ट है वो इंडिया के वेस्ट से मिलता है, लेकिन हमारा जो वेस्ट है वो इंडिया से नहीं मिलता, या इंडिया का जो एक्सट्रीम ईस्ट है वो पाकिस्तान से उसका कल्चर नहीं मिलता। तो कल्चर इवॉल्व होता है, और अभी हमारे इधर कल्चर जो सिटीज में आ गया है, अनफॉर्चुनेटली वो उसको फैक्टर इन नहीं करता, जिसका सबूही जिक्र कर रही है या जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, जिसका आमिर ने भी जिक्र किया, कि
वही तो प्रैक्टिसेस हैं जिस पे हमें वापस जाना है। हमने कहीं बैलेंस स्ट्राइक करना है। हमने या तो एकदम छलांग मार के हम बहुत ज़्यादा जिसको हमने सो कॉल्ड डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, और यहाँ पे हमने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जो बाकी चीज़ें हैं। तो हमें कहीं ना कहीं तो वो बैलेंस ड्रॉ करना है। तो उस बैलेंस को ड्रॉ करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं सबू ने कहा क्योंकि पता होना चाहिए, तो आई वुड रियली, बिकॉज यूं ही आप एक दूसरे से लेसन लर्न करते हैं कि क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं। तो पाकिस्तान ने बेसिकली एक फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू किया जब प्रेजेंट गवर्नमेंट आई। इट इज़ कॉल्ड क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। आवर मिनिस्ट्री हैज़ बीन वेरी एक्टिव इन 90s, बिकॉज जैसे था हमारा वो बीच में थोड़ा सा लल पीरियड आया, सिक्योरिटी इश्यूज थे, बाकी चीज़ें थी, हमारा जियो सिक्योरिटी इश्यूज थे। उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता करके अब जब गवर्नमेंट ने आया है और हमारी एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशंस हुई हैं, उसके बाद एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर मैंने देखा है फॉर द फर्स्ट टाइम अनप्रेसिडेंटेड जो हमारे उधर आया है, जिसमें रिचार्ज पाकिस्तान से मुराद जो आपके रिवर्स हैं या जो भी पोल्यूशन है या जो ख़त्म हो रहे हैं उनको किस तरह से रिचार्ज किया जाए। फिर उसके अलावा बिलियन ट्री सुनामी है जो इंटरनेशनली जो है वो माना गया। और उसके बाद ये जब प्रोविंशियल उस पर गवर्नमेंट थी, फिर ये जब अब सेंटर में आई तो इन्होंने उसको 10 बिलियन ट्री सुनामी के नाम से, और ये सिर्फ दरख्त लगाना नहीं है बल्कि एक इकोलॉजिकल साइकिल को रिवाइव करने का नाम है, विच मीन्स कि जब आप दरख्त लगाएंगे हैबिटेट डेवलप होगा, वाइल्ड लाइफ फ्लरिश करेगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, अंडरग्राउंड वाटर ट्रीज से रिचार्ज होगा एंड ऑल ऑफ दैट। उसके अलावा इसके अंदर यूथ बल्ज को जानते हुए ग्रीन यूथ मूवमेंट का आगाज किया गया, जो कि कामयाब जवान सक्सेसफुल यूथ, दैट इज आई एम श्योर आपको पता है कामयाब जवान का, बिकॉज यू शेयर दैट वर्ड। तो उसमें यह है कि उसमें उन्होंने एक इनोवेशन फंड रखा कि वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को देंगे ताकि वो ग्रीन इनोवेशन की तरफ आए, बिकॉज द आइडिया इज टू शिफ्ट टूवर्ड्स ग्रीन इकोनॉमी, जो मैंने शुरू में जिक्र किया कि द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को थोड़ा सा ये वाली गवर्नमेंट जो है वो साइड लाइन कर रही है। दे वांट टू गो इनटू रिन्यूएबल्स, दे वांट टू स्टार्ट अभी जिस तरह कोविड के अंदर हम लोगों ने मतलब पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया गया कि वैसे तो पता है आपके इधर भी हमारे इधर भी लेबर क्लास ऑब्वियसली सफ़र किया क्योंकि सारा बंद हो गया, सब कुछ लॉकडाउन हो गया। तो वाहिद ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था 10 बिलियन ट्री सुनामी जिसके अंदर लोगों को, लेबर क्लास को लगाया गया विद ऑल द इक्विपमेंट कि उनको उस जमाने में भी वो अर्न कर सके। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग सीजन था, प्लांटेशन सीजन था, तो उन्होंने मजदूरी अपनी ली और प्लांटेशन की। तो कहने से मतलब कि इस तरह के बहुत से प्रोग्रेसिव जो हैं इससे को हो रहे हैं। स्टिल मैं ये कहूँगी, मैं डिनाइल में कभी भी नहीं, स्टिल पॉकेट्स में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम शोर इसीलिए उठाते हैं, मचाते हैं। अभी जैसा आरजू कह रही थी कि ये अक्सर ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया पे मम्मी, वो इसीलिए बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अबाउट मी, it is about future generations and it is about this world because environment doesn't have boundaries. मैं ये नहीं कह सकती Amazon में आग लगी है तो doesn't matter to me, it does because वो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन सिंक है। इसी तरह से अगर कहीं भी दरख्त कट रहे, कहीं भी कोई नेशनल पार्क को तबाही हो रही है, तो इट इज़ माई कंसर्न इवन इफ आई एम लिविंग इन होनालुलु। वाई? बिकॉज वो अनफॉर्चुनेटली हमने तो अपने आप को दिमागी तौर पे ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में बना लिया, लेकिन एनवायरनमेंट ने तो वो नहीं बनाया। बल्कि ये बड़ा खूबसूरत गाना इंडियन मूवी का ही है कि वो क्या है, पंछी, okay, I won't be able to recall it. पवन के झोंके गाने, exactly. So it doesn't have any boundary, you know. गाने मुझे पता होंगे क्योंकि सबसे इस वक्त मैं सबसे कम। हाँ, तो आपने सही गाने में बिल्कुल। जी सबू, आपका कभी आना हुआ है पाकिस्तान, कभी चक्कर लगा है आपका? नहीं आरजू, मेरा कभी पाकिस्तान चक्कर नहीं लगा है। और अभी जैसे श्योर थैंक यू सो मच। अभी आमिर जी ने और मोमी जी ने जो बोला कि ये लोग इंडिया आए हैं और उन्होंने कुछ मैल प्रैक्टिसेस या इस तरह की चीजें देखी हैं, मैं वो मोमी जी ने खुद ही जवाब दे दिया। मैं ये कहने वाली थी कि आप शायद काफी टाइम हो गया होगा आपका आए हुआ, आप शायद पहले आई होंगी, क्योंकि अब हमारी कंट्री में जब आपने बोला कि डिनायल नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली डिनायल नहीं होना चाहिए। हम प्रॉब्लम को डिनाई नहीं कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि हजारों साल तक हमारे ऊपर पहले तुर्कों ने, फिर मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने, फिर सिर्फ सत्ता सेंट्रिक गवर्नमेंट्स ने राज किया है और बहुत कंटिन्यूसली बहुत लंबे वक्त तक हमारी कंट्री को उसके कल्चर से और जो एनवायरमेंट सेंट्रिक हमारा डेवलपमेंट है उससे दूर रखा गया है। इस प्रॉब्लम को हम समझ रहे हैं, यही रीजन है कि हमारा ये रिविजनिस्ट मूवमेंट चल रहा है कि हम अपने कल्चर से वापस जुड़े। क्योंकि आमिर जी देखिए, आप कितने ग्रीन जोन्स बना दीजिए,
आप कितना पैसा लगा दीजिए, आप सरकार की कितनी मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर्स की अब पाउंड्स की पॉलिसीज बना दीजिए एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए, जब तक समाज अपनी जिम्मेदारी नहीं पहचानेगा, जब तक समाज अपने आप को उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जोड़ के नहीं चलेगा, दैट इज नॉट सस्टेनेबल। आप लगा दीजिए पेड़, वो सूख जाएंगे। आप कितना भी ग्रीन डेवलपमेंट कर लीजिए, ग्रीन रेवोल्यूशन कर लीजिए, जब तक लोग उस जिम्मेदारी को नहीं पहचानेंगे, जब तक समाज एज अ सोसाइटी नहीं समझेंगे कि हमें हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि देखिए समाज हमारे, फिर मैं अपनी भारतीय संस्कृति का एग्जाम्पल दूंगी कि हम लोग बोलते हैं सबसे पहले धर्म सत्ता है, उसके बाद राज सत्ता है, फिर समाज, उसके बाद समाज सत्ता है, फिर राज सत्ता है, फिर अर्थ सत्ता है, यानी पैसा सबसे लास्ट में आता है और राज सत्ता समाज सत्ता के नीचे आती है। जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो हम बनाते हैं, समाज बनाता है, जनतंत्र, डेमोक्रेसी। तो हम लोग गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं या हम लोग प्रेशर बनाते हैं, तब पार्लियामेंट में कानून पास होते हैं, या तब पॉलिसी मेकिंग होती है। तो इसलिए इस चीज पे काम हमेशा समाज के लेवल पे भी अगर होगा तो ही सस्टेनेबल होगा। यही रीजन है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट कल्चर से जोड़ने की कोशिश कर रही है, तो डिनायल कहीं नहीं है सलीम जी। और दूसरी बात, आपने एक बात करी यंग, पाकिस्तान यंग है, भारत भी उसी लीग में है। इसमें मैं थोड़ा आपसे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि देखिए पाकिस्तान तो 1947 बॉर्न है, भारत हजारों साल पुरानी सभ्यता है, तो भारत डेफिनेटली एज वाइज पाकिस्तान की लीग में नहीं है। भारत के तो हमारे पास इतिहास के ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं 18,500 साल पुराने होने तक के हमारे पास प्रूफ हैं। तो भारत और पाकिस्तान एज वाइज सेम लीग में कहीं से कहीं तक नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। दूसरी बात आपने बात करी कि कल्चर इज इवॉल्विंग, कल्चर हमेशा इवॉल्व होता है। देखिए नो डाउट डेवलपमेंट के साथ या समाज के साथ या जो भी आगे दुनिया प्रोग्रेस करती है उसके साथ डेवलपमेंट होता है, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जो रूट्स होती हैं कल्चर की, वो सेम होती हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो कल्चर का बेस है बहुत सिंपल है। हमारा, जिसको हम अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, जिसको हम आत्मा परमात्मा का कनेक्शन कहते हैं, कि हम ये मानते हैं कि एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है जो परमात्मा है, वो निराकार है, निर्गुण है, उसका कोई शेप फॉर्म कलर कुछ नहीं है। उसकी ठीक है मैनिफेस्टेशंस लोगों को समझाने के लिए हमने शेप फॉर्म कलर एट्रीब्यूट्स दे दिए हैं, लेकिन एक्चुअली में सनातन धर्म का भी मेन मोटिव यही है कि आकार से निराकार में पहुंचना है। और हम लोग अपने आप को उस निराकार का पार्ट मानते हैं कि हम उसी परमात्मा का एक कण हमारे अंदर है। प्राण वायु जिसको हम बोलते हैं, अगर हम ऑक्सीजन भी लेते हैं तो हम उसको बहुत वैल्यू करते हैं। हमारे योग में प्राणायाम जो होते हैं वो सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। तो हम सिर्फ ये बेसिक प्रिंसिपल है सनातन धर्म का, जो सिर्फ बात करता है नेचर से अपने आप को जोड़ने की और जो बात करता है कर्तव्य पालन की। इसको कभी भी किसी पूजा पद्धति से मत जोड़िए। मैं एज अ मुस्लिम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रही हूँ। आपने मुझे सुना होगा मैं बहुत जगह अपने आप को सनातनी मुस्लिम कहती हूँ। उसका मेरा लॉजिक यही है कि भाई मेरे पूर्वजों ने एक पूजा पद्धति चुनी, एक फॉर्म है अल्लाह को अप्रोच करने की, हम एकेश्वरवाद को मानते हैं, हमारा एक प्रोसेस है नमाज पढ़ने का, वो मेरा परंपरा है, मेरा खानदान है, मेरी फैमिली है, उसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन सनातनी होने से मतलब है कि मैं अपना कर्तव्य पालन जानती हूँ। कर्तव्य पालन इंसानों का भी है, कर्तव्य पालन सूरज का भी है, वो रोशनी देता है, नदियों का भी है, वो पानी देती है, पेड़ों का भी है, वो फल देता है। तो बस ये जो एक परसेप्शन मैनेजमेंट है उस कर्तव्य पालन का, कि आपको किस सिचुएशन में क्या करना है, राइट एंड रॉन्ग को जो डिफरेंशिएट करना आपको सिखाना है, वो हमारी भारतीय सनातनी संस्कृति है। और वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से फ्लेक्सिबल है। हमारे यहाँ कभी भी आप देखिए कोई एक ग्रंथ नहीं है, हमारे यहाँ हजारों की तादाद में ग्रंथ हैं। कोई एक भगवान की फॉर्म में या कोई एक फाउंडर, कोई एक प्रॉफिट नहीं है। बहुत सारे लोगों को हम प्रॉफिट की तरह मानते हैं, बहुत सारे लोगों को हम गुरु मानते हैं। तो सनातन संस्कृति बहुत फ्लेक्सिबल है, नो डाउट। हमारी जो सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है भगवत गीता, वो किसी पूजा पद्धति की, किसी स्पेसिफिक भगवान की बात नहीं करती है, वो सिर्फ कर्तव्य पालन की बात करती है। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कल्चर से जो हम जोड़ना चाहते हैं उसके पीछे रीजन यही है कि अगर हमने अपने आप को अपने उस भारतीय कल्चर से जोड़ लिया तो हम एनवायरमेंट की प्रॉब्लम से भी लड़ लेंगे। हम जो एंटी नेशनल नैरेटिव चल रहा है, हमारे देश को जो तोड़ने वाली ताकतें काम कर रही हैं, एंटी नेशनल फोर्सेस काम कर रही हैं देश के खिलाफ, हम उनसे भी लड़ लेंगे, क्योंकि हमारा कर्तव्य हमें फौरन बता देगा। अगर हमारे इस्लाम को एज अ मुस्लिम, अगर मेरे इस्लाम को कोई डिस्टॉर्ट करके अपना कोई वहाबी एजेंडा चलाएगा या मुझे रिजिड बनाने की कोशिश करेगा, मुझे कट्टरवादी बनाने की कोशिश करेगा, तो मेरे अंदर का सनातनी मुझे फौरन बता देगा कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, मेरे प्रॉफिट तो ऐसे नहीं थे।
मेरे प्रॉफिट ने तो विमेन के लिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, बहुत बड़े फेमिनिस्ट थे प्रॉफिट, विमेन के लिए कितने एक्सप्लिसिट राइट्स उन्होंने एस्टैब्लिश किए हैं। और सलीम जी और आमिर जी दोनों मुझे लगता है कि मेरी इस बात से अग्री करेंगे कि उस जमाने में जब बच्चियों को पैदा होते ही जमीन में दफना दिया जाता था, प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला कि जिस घर में बेटी पैदा होती है अल्लाह उस घर में सलाम भेजता है। तो इतने प्रोग्रेसिव माइंडसेट के प्रॉफिट को कुछ लोगों ने अपना एक सत्ता फैलाने का, एक पॉलिटिकल, एक इस्लामिक स्टेट बनाने के एजेंडा में उसको इतना बदनाम कर दिया है। तो एक सनातनी मुस्लिम होने के नाते मैं उस चीज से बहुत अच्छे से डील कर पाती हूँ। मैं अपनी लॉयल्टीज डिवाइडेड फील नहीं करती, मैं अपने खुदा से भी कनेक्टेड हूँ, मैं अपने कल्चर, अपनी कंट्री से भी फुली कनेक्टेड फील करती हूँ। तो ये तो बात हुई सलीम जी ने जो बोला। दूसरी बात आपने बात करी जो पाकिस्तान में आप लोगों के क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो आप लोगों के मूवमेंट्स चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज चल रही हैं, पैसा आप लोग लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, डेफिनेटली होना चाहिए। क्योंकि देखिए हम लोग जिस भी वजह से, पॉलिटिकल रीजन से, धर्म सत्ता और राज सत्ता के गेम की वजह से हम लोग टूटे। पाकिस्तान हमारे भारत का, हमारे अखंड भारत का ये किस्सा है। तो हमारी कोई गलत भावना या पाकिस्तान के लिए कोई बुरी फीलिंग्स हमारे लिए नहीं है। Sorry, Sabui ji, I'll have to interrupt you here because I think please, this is not a political show, and if we have a political show, I will definitely come, and you should listen to Javed Jabbar. Subcontinent was never a country, it was a region, and two countries are carved out of it. Let it not be political, let us just talk environment. You are not supposed to cut me short. You're not supposed to cut me short. I'm not cutting you short, I'm just telling you that it's not a political show, and I don't want to be part of any political show. This is not a political point at all. मैं सिर्फ उस कनेक्शन को, उस कल्चरल जो रिश्ता है हमारे बीच में, उसको बताने की कोशिश कर रही हूँ। आपने बोला एनवायरमेंट हैज नो बाउंड्री, तो मैं उसी पॉइंट पे जाने की कोशिश कर रही हूँ। डोंट गेट ऑफेंड बाय दैट। कुछ बातें हमें बुरी लग सकती हैं, लेकिन कई बार सच्चाई कड़वी होती है। I'm just correcting the facts, सच्चाई कड़वी होती है। just trying to put across the facts। देखिए, भारत सिर्फ एक बार नहीं टूटा है। भारत एक राष्ट्र था, एक बहुत बड़ा फैला हुआ अखंड भारत था, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, 800 साल टुकड़ा है हुकूमत थी, बिल्कुल हमें मालूम है। अच्छा, हम पूरी बात नहीं कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। आज मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, आज मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। जब ये कह रही हूँ कि आप अपने आंसर में जरा वो भी ऐड कर लिएगा जो मोदी जी ने कहा है ना, पॉपुलेशन के लिए मेरे ख्याल है आपका कुछ चला था। एग्जैक्टली, मैं that's what I'm about to cover। मुझे आगे बढ़ने दिया जाए। अभी जब मूसा सलीम जी ने बोला मैंने इंटरव्यू नहीं किया, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू डिबेट। You may disagree, you may disagree, getting very political, and I don't like being in political shows। मेरा प्रॉब्लम ये है। तो अगर पॉलिटिक्स, सी मूसा जी, आप मुझे थोड़ा साइकोलॉजिकली, आप मुझे थोड़ा इवॉल्व लग रही हैं। पॉलिटिक्स में भी योर ट्रिगर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिक्स, कुछ चीजें सोशियो पॉलिटिकली रिलेटेड होती हैं। The common friend is Arzu। I respect you fully। The only thing is कि मुझे थोड़ा सा political, मैंने आरजू को भी बहुत दफा कहा है कि जब कहीं political, I mean it's not something कि हम लोग इसको we can't push it under the carpet saying कि इंडिया पाकिस्तान के issues हैं, and I don't want to bring those things in environment because I am an environmental researcher and an activist। Okay, ये मेरा point है। मैं आपको नहीं कह रही कि आप ना बात करें, मैं बात कुछ और कर रही हूं। एक सेकंड, एक बात बताइए, आप अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज बता रही थी, क्या मैंने बोला पॉलिटिकल हो रही है? आपने बोला हमारी प्रेजेंट, एक सेकंड, लेट मी फिनिश। आप अपनी गवर्नमेंट की बातें बता रही थी, मैंने नहीं बोला पॉलिटिकल हो रही हैं। आपने बोला इंडिया में प्रेजेंट गवर्नमेंट ने मुंबई में 400 एकड़ में एक फॉरेस्ट की जमीन पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की परमिशन दे दी, मैंने तो नहीं बोला पॉलिटिकल हो रही हैं। कुछ प्रॉब्लम सोशो पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चरल चश्मे से आप देखेंगी तो ही आपको समझ आएगी। इंडिया पाकिस्तान कोई सिर्फ धर्म के नाम पे नहीं टूटा है, इंडिया पाकिस्तान सिर्फ पॉलिटिक्स के नाम पे नहीं टूटा है, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हमें देखने पड़ेंगे अगर हम एक्चुअली प्रॉब्लम पे फोकस करना चाहते हैं। तो आपने अपनी गवर्नमेंट की बात करी, तो मैं डेफिनेटली, अगर आपको लग रहा है कि ये पॉलिटिकल है बट यहाँ पे बोलना जरूरी है, तो मैं बोलूंगी। मेरी गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक पे अभी कितने बड़े बड़े मूवमेंट्स चलाए हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया है। मेरी गवर्नमेंट ने प्लांटेशन पे कितने बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट कर रहे हैं तो वो प्रकृति केंद्रित डेवलपमेंट पे, नेचर सेंट्रिक डेवलपमेंट को, वो उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी जब हम सनातन या हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हम नेचर से दूर जाके बात कर ही नहीं सकते हैं। मेरी गवर्नमेंट ने कल्चर से जोड़ने के लिए काम किया है, मेरी गवर्नमेंट ने
पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर अभी बिल आने वाला है, पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर लॉ आने वाली है हमारी कंट्री में, क्योंकि हमें पता है कि पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्लाइमेट चेंज के लिए, एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। मेरी गवर्नमेंट के यूथ रिलेटेड इतने प्रोग्राम्स चल रहे हैं, यूथ की प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है, उनको उनके कल्चर से इसलिए जोड़ा जा रहा है कि पॉलिटिक्स पार्टीज आती जाती रहती हैं, लेकिन देश वहीं रहेगा, समाज वहीं रहेगा, वो बच्चे हैं, वो फ्यूचर है, भविष्य जिनके हाथ में हमें देश को देना है, तो हमें उन यूथ की ट्रेनिंग करनी बहुत जरूरी होती है। मेरी गवर्नमेंट ने किसानों के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कितने कितने, आप देखिए कितना फंड रिलीज किया है। तो कोई चीज, कोई एस्पेक्ट कर्तव्य पालन का, राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए एक वेलफेयर स्टेट की तरह हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। एज अ पॉलिटिकल पार्टी भी, और बहुत सारे एनजीओज एंड सामाजिक संस्थाएं भी उस पर काम कर रही हैं। एक बात मैं वेलफेयर स्टेट की आपको और देना चाहती हूँ कि ये यहाँ पे बहुत एप्ट है, ये भी आपको पॉलिटिकल लगेगा, बट दिस इज ऑल्सो एप्ट कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रियासत मदीना की बात करते हैं एज अ वेलफेयर स्टेट। मैं ये बोलती हूँ कि देखिए, अगर हम प्रॉफिट को मानने वाले हैं, आप रियासत मदीना की बात करते हैं, तो सबसे पहले आप ये सीखिए कि प्रॉफिट अपनी मातृभूमि को कितना समर्पित थे। वो वहां पे पैदा हुए थे तो वो रियासत मदीना की बात करेंगे। हम भारत में पैदा हुए हैं तो हम रियासत अयोध्या की बात करेंगे, हम राम राज्य की बात करेंगे, हम अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन से कनेक्टेड रहेंगे। आपके प्राइम मिनिस्टर भी रियासत दाहिर की बात करें, रियासत अशोक की बात करें, रियासत चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, रियासत पोरस की बात करें, तो वो भी अपने आप को जब कल्चर से जोड़ेंगे तो हम फिर ये छोटी छोटी चीजें, डिफॉरेस्टेशन, प्लांटेशन, ग्रीन जोन्स, ऐसे हमें शैलो सुपरफिशियल टॉपिक्स डिस्कस नहीं करने पड़ेंगे। जब हम इंसान के दिमाग में पूरा विजन क्लियर कर देंगे कि व्हाट वी आर डूइंग, व्हाई वी आर डूइंग इट, तो फिर हम लोगों को मोटिवेशनल वीडियोस या कैंपेन्स या आउटर मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आरजू जी। This is the only reason why I talk about Hindu Rashtra as a geographical location. This is the only reason I talk about Sanatan Dharma as कर्तव्य पालन, so that perception management सही हो हमारा। हमें हर जगह बताने वाला नहीं होगा क्या सही है क्या गलत है, वो डिसीजन मेकिंग, वो रैशनल थिंकिंग, वो बैलेंस हमारा होना बहुत जरूरी है। This is all what I was talking about. जी आप इधर ही हैं जी आमिर, लास्ट कमेंट आपकी तरफ से। आप समझते हैं कि कोई साथ में कोई वर्कशॉप इस तरह की कोई चीज हो सकती है इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके साथ मिलके, यहाँ पर हो चाहे भारत में हो? जी बिल्कुल आरजू, एक तो मैं देखिए, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, ये दोनों अब हकीकत हैं। मेरी दोनों कॉलीग्स, स्पेशली सबूही और मोमी, ऑफ कोर्स आप भी वही बात कर रही थी सबूही जो मोमी कर रही थी, और ये एक रियलिटी है विच इज़ नॉट टू बी अनडू। ये दोनों कंट्री रहने वाले हैं, और अगर अमन से रहेंगे तो ऑफ कोर्स ये भी एक रियलिटी है कि हम फ्लडिंग का शिकार दोनों कंट्रीज़ हैं। अगर भारत में फ्लड आता है तो पाकिस्तान उससे बच नहीं सकता। ये आपको भी पता है। ड्राउट्स आते हैं तो पाकिस्तान में है, तो अगर इंडिया में नहीं जाएंगे ये हो नहीं सकता। अगर हमारे सिंध में या सदर्न पंजाब में बारिश नहीं होती तो उसका इमीडिएट इफेक्ट राजस्थान में भी पड़ता है, पंजाब के उस हिस्से में भी पड़ता है जो राजस्थान से जुड़ा है। अगर एक्सट्रीम वेदर या एक्सट्रीम हीट वेदर कराची में इफेक्ट करेगा तो कोई यही नहीं कह सकते कि वो मुंबई को हिट नहीं करेगा, और यहाँ पे अगर डेथ्स होंगी तो वहाँ पे भी होंगी। तो ये भी एक रियलिटी है। आई थिंक वी शुड डिस्कस दिस इशू, वी शुड टॉक ऑन दिस। भूल गए आमिर? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आरजू में उसी तरफ आ रहा हूँ। इसी तरह सी लेवल अगर राइज होगा, अरेबियन सी के का अगर लेवल राइज होगा तो वो कराची को हिट करेगा और मुंबई को छोड़ देगा, ये गुजरात के साहिल को। ये हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसी ये नेचुरल क्लेमिटीज़ हैं और ये नेचुरल रियलिटीज़ हैं। जिस तरह हम दो कंट्रीज़ बने हैं, अब ये नेचुरल, अब ये एक ज्योग्राफिक रियलिटी है, और इसके ऊपर हम सबको मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर हम जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट करेंगे तभी हम ये नेचुरल क्लेमिटीज़, जो कि इससे भी बड़ी रियलिटीज़ हैं, उसके ऊपर काबू पा सकेंगे। उसके लिए कोई हम लाहे अमल, कोई पॉलिसी, कोई हम मेथडोलॉजी को मरतब कर सकेंगे। ये और फिर इसी तरह मीडिया, जैसे आरजू ने बात की, तो इधर भी मीडिया उसी तरह चीख के लोगों को, जिसको कहते हैं ना ट्रिगर करना और इमोशनली चार्ज करना, उसी तरह उधर कर रहा है। देयर इज नो डिफरेंस। सो ओनली थिंग दैट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, जो सेंसिबल, आप जैसे हमारे जैसे इधर लोग बात कर रहे हैं, जो मसाइल की असलियत को, जिनकी
रियलिटी को, उसकी नेचर को समझते हैं और उसके ऊपर काम करने के लिए आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं। आई थिंक उनको दे हैव टू कम टुगेदर एंड जॉइन हैंड्स टुगेदर टू हेल्प ईच अदर कंट्री। दिस इज द, आई थिंक दिस विल बी द वाइजेस्ट डिसीजन अगर हम इस पे आ सकें। दूसरी बात, अभी आपकी तरफ आता हूँ आरजू, आपके क्वेश्चन के, कि ज़ाहिर देयर इज स्कोप, इट्स नॉट अनडिनाइबल। हम बहुत सारे मामलात पे, मैटर्स के ऊपर अभी जब पॉलिटिकली ये बात हो रही है, तो अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो फॉरेन मिशन है, उन्होंने इंडिया का सपोर्ट किया, जो नॉन परमानेंट सीट है यूएन में। तो ये सपोर्ट हमेशा से जारी रही है, कभी हाईलाइट होती, कभी नहीं होती, कभी जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी के थ्रू जारी होती है। तो मेरे ख्याल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेट करने की ज़रूरत है। साथ एक ऐसा फोरम है, अब तक तो बहुत ज़्यादा नॉन इफेक्टिवली काम किया है, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि अगर इसके ऊपर आप टॉपिक बाय टॉपिक बात करें, तो वी विल डेफिनेटली हैव सो मेनी वाइज एंड सेम वॉइसेस अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, जो कि ज्वाइन कर सकती हैं पाकिस्तान पे, और हम मिल के काम कर सकते हैं। साक बिजनेस फोरम है, साक एनर्जी सेंटर है, साक चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, ये सारे काम कर रहे हैं, लेकिन इट्स वेरी लिमिटेड बिकॉज ऑफ द द चैलेंजेस अक्रॉस द बॉर्डर, वीज़ाज इश्यूज़ हैं, हम लोग उधर उस तरह जा नहीं सकते, आप लोग खुल के इस तरफ आ नहीं सकते। तो वो बहुत है। मेरे ख्याल में अगर हम इसको इम्प्रूव करें तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये वो नेशनल क्लाइमेटीज़ हैं और क्लाइमेट चेंज से वो बहुत जुड़ी हुई हैं। मैं आपको नहीं लगता कि जो फर्स्ट गोल है नो पावर्टी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, उसमें इंडिया और पाकिस्तान एक जैसे ही हैं, हमें एक जैसे चैलेंजेस हैं। अगर वाटर पोल्यूशन की बात की जाए तो हम एक जैसे ही मसाइल का शिकार हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें जितनी जल्दी ये समझ लेंगे कि हमें मिल के काम करना है, तो उतनी ही जल्दी हम हमारी जो प्रोग्रेस है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस है या सोशल प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, वो उतनी जल्दी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी और बढ़ेगी। जी एंड आई सुबह, स्टिल बिलीव, जी सुबह, जी 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 एंड जी। जस्ट आप मेरा जी आमिर जी ने, जी लास्ट कमेंट है, एंड देन आरजू विल ऑफ कोर्स बी हैंडिंग ओवर टू यू। तो इसमें मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये स्कोप है। आई नो सो मेनी पीपल, आई नो सो मेनी फ्रेंड्स, एक्सक्यूज मी, जो इंडिया में है, जो जिसमें हम ज़ाहिर है मुद्दे पे बात करते हैं, जब इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, इट वेरीज फ्रॉम पॉलिटिकल, इट वेरीज फ्रॉम कल्चर, इट वेरीज फ्रॉम हिस्ट्री, एंड ऑफ कोर्स इट वेरीज ऑन इन्वायरमेंट एज वेल। जिस पे ज़ाहिर है हम बात करते हैं, तो वो वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे मोमी ने बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात की, आपको बताया, एंड यू आर ऑल्सो टेलिंग कि किस तरह जो भारत सरकार है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस और इस्टेब्लिश कर रही है, गैंजेस रिवर को क्लीन करने के काम कर रही है। आई थिंक दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिस वी नीड टू एक्सचेंज एज वेल एंड इम्प्लीमेंट। जहाँ पे हमें लगता है कि हम एक दूसरे को या ना कि हम भाग के यूरोप को जाएं, वहाँ से एक्सपर्ट लाएं और टेक्नोलॉजी की बात करें। वी हैव सो मैनी good experts other side of the border in India. Similarly, we have so many experts in Pakistan जो कि विमेन एम्पावरमेंट पे, जो यूथ एम्पावरमेंट पे, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, सब पे काम कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। और जब हम एक कल्चर की बात करते हैं, या ये खिता जुड़ा रहा है बहुत सदियों तक, तो इसके जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो सेम है इंडिया की और पाकिस्तान की, चाहे वो फार्मिंग की बात करें, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, या इकोसिस्टम की जब आप बात कर रही थी सब हुई। तो ये बहुत ज़रूरी है, हमें समझने की ज़रूरत है कि इन सारे इश्यूज़ के ऊपर हम बेस्ट प्रैक्टिस और बेस्ट नॉलेज को एक्सचेंज करें और इसको फिर यूटिलाइज करें इन अ ग्रेटर गुड, इन अ ग्रेटर greater good of the country and the people of both side of the border. Thank you very much. मैं आरज़ू सिर्फ एक क्लेरिफिकेशन की अगर इजाज़त हो, मैं सबूही को सिर्फ एक बात बताना चाहूँगी। आई थिंक ये शुरू में मैंने कहा जब यंग कंट्री, वहीं से आई थिंक सबूही ने उसको बिल्ट अप करना शुरू किया, इसीलिए मैंने ने रोका। यंग कंट्री डिडंट मीन स्टैब्लिशमेंट। यंग कंट्री अगर आप यूएन के उसके ऊपर जाएं तो इंडिया 91 नंबर पे है, पाकिस्तान 46 नंबर पे, और इसी तरह अफगानिस्तान, जिसमें यंग पॉपुलेशन विच मीन्स जो 30 से नीचे के लोग हैं वो उनकी प्रोपोर्शनेट ज्यादा है विद इन द कंट्री। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू इलैबोरेट। You thought that I'm talking about कि कितना अरसा हो गया established. That is not what I was trying to say. I was trying to say अफगानिस्तान तो हम, अगर आप इस तरह बात करें तो अफगानिस्तान तो मतलब कहने से मतलब उनकी जो आपकी इस वक्त यूथ की प्रोपोर्शन है वो ज्यादा है। This is what I was trying to say.
और जहाँ पे मैंने पॉलिटिकल की वो, इसीलिए मैं आपको ये सिर्फ बताना चाह रही थी कि ऐसी बातें तो हर फोरम पे होती हैं जहाँ इंडियन और पाकिस्तानी इकट्ठे होते हैं। हालांकि आई हैव वेरी गुड इंडियन फ्रेंड्स हमारे दरम्यान, ऐसी तो बहुत सी बातें होती हैं कि जहाँ पे हम काटने तोड़ने उसकी बात करें। यही एक कुछ ऐसी चीजें हैं इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट जिस पे आप लोगों को जोड़ सकते हैं। और मैं ये इसीलिए आपको ये कह रही थी कि लेट इट नॉट गो टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड, बिकॉज आप बात कर रही हैं, मैं बात कर रही हूँ, आरजू आपको जानती हैं, ये जो भी कॉमन, लेकिन एक आप खुद सोचे एक व्यूअरशिप जब इस चीज को देख रही होगी वो अच्छा फिर शुरू हो गया इंडिया पर। इट वॉज नॉट दैट। हम इस तक ये बात करना चाह रहे हैं, जैसे आमिर ने बहुत अच्छा कहा कि हम सब आपकी देखें, आप जब तक बता रही हैं कि मोदी सरकार बिल्कुल अच्छे बहुत से अच्छे काम कर रही है एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ दैट कि हमारे नेबर भी वो काम कर रहे हैं। आपने प्लास्टिक पोल्यूशन की बात की, इधर भी काम हुआ उधर भी, उसमें से बहुत से स्मोक के लिए हम लोगों ने एक पूरा फोरम बनाया था किस तरह से हम एक्सचेंज कर सकें कि इंडिया दिल्ली में फाइट कर रहे हैं, हम लाहौर में फाइट कर रहे हैं, किस तरह से कौन सी ऐसी, मेरे पास अभी भी स्मोक की बुक इंडिया में पब्लिश हुई है, वो पढ़ी हुई है मेरे पास, मैं उस पेंगुइन की, वो अभी तक मैं, द पॉइंट इज कि ये फोरम्स हमारे यूज करने चाहिए लोगों को करीब लाने के लिए, इश्यूज ऐसे लाएं कि इनका हल एक साथ ढूंढें। आई नेवर वॉन्टेड, आई डोंट वॉन्ट टू, बिकॉज कहीं ना कहीं जब पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल ट्रिगर होते हैं, कौन कितना पुराना है, कैसे आया कैसे नहीं आया, उससे डायरेक्शन डिस्कशन की और तरफ चली जाती है एंड इट बिकम्स वेरी टॉक्सिक एट टाइम्स। आई वुड नॉट डिनाई हियर सिटिंग कि अच्छा नहीं ऐसा नहीं होता, इसलिए क्योंकि मैं नॉन पॉलिटिकल इन अ वे के मतलब नोबडी इज नॉन पॉलिटिकल but very, I don't want to talk about those geographical issues, those conflicts. I want to talk about where we can collaborate, where I can call Subui and tell her, okay, something is happening here, koi forest cut raha hai and I want you to raise voice there on Twitter. This is how we want to collaborate on environment. So this was just a point of clarification jo thoda sa shayad I think when I was trying to tell her she thought I was trying to sabotage. जी जी, चलिए थैंक यू। आपने ये जो यंग वाली बात जो एक्सप्लेन करी, आई गॉट इट व्हाट यू मेंट। दूसरी बात, आपने एक बात बोली कि हमें, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ इस बात से कि हमें जोड़ने वाली बात करनी है। आरजू का भी जो दिमाग में एम है ये चैनल चलाने का, या हम लोग भी जो बैठ के डिस्कशंस करते हैं, उनके पीछे रीजन यही होता है कि बहुत वॉर्स हो गई, बहुत खून बह गया, बहुत कंट्रीज टूट गई, बहुत कुछ हो गया दुनिया में। अब हम पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो एटलीस्ट लाइफ की वैल्यू हमें अब समझनी चाहिए। मैं एक्चुअली जोड़ने वाली बात या आपस में जोड़ने के लिए ही मैं ये दोनों चीजें एक्सप्लेन जरूर करती हूँ मूसा जी। जब मैं ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करती हूँ ना, ये जब मैं ये बताने की कोशिश करती हूँ कि हमारी साझा संस्कृति है, जो कल्चर इंडिया का है वही कल्चर पाकिस्तान का है। आपको कुछ धर्म सत्ता और कुछ राज सत्ता वाले लोगों ने तोड़ के हमसे अलग कर दिया अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। ये बताने के लिए, मैं जोड़ने की बात करने के लिए हमेशा हिस्ट्री में जाना पड़ता है कि कुछ लोगों के अपना वो इस्लामिक स्टेट बनाने के ड्रीम्स थे, कुछ लोगों के भारत पे राज करने के ड्रीम्स थे, इस वजह से विभाजन हुआ। आम लोग सफर करते हैं, पार्टीशन के टाइम पे भी मिलियंस एंड मिलियंस लोग डिस्प्लेस हुए हैं, मास रेप, मर्डर्स, स्लॉटर्स हुए हैं। दैट इज नॉट समथिंग विच शुड हैव बीन डन। तो उसमें जोड़ने के लिए एक तो कल्चरली जुड़ना बहुत जरूरी है। जब तक हम कल्चरली नहीं जुड़ेंगे, हमें वही राज सत्ता और धर्म सत्ता वाले लोग तोड़ते रहेंगे। दूसरा, पॉलिटिक्स इसमें जोड़ने के लिए लाने की जरूरत इसलिए है मूसा जी कि इंटरनेशनली ये नैरेटिव बन रहा है कि मोदी गवर्नमेंट में, मोनी जी सॉरी, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा, बिकॉज आई एम टॉकिंग टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपका नाम मेरे दिमाग से स्किप कर रहा है। तो देखिए, इंटरनेशनली ये नैरेटिव बन रहा है कि मोदी जी की सरकार में या संघ आरएसएस और मोदी जी के गवर्नेंस में मुसलमानों के साथ कुछ बुरा हो रहा है, मुसलमानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, या इन्होंने तो राम मंदिर का निर्माण कर दिया, ये सब्जुगेट कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी को। उस चीज को क्लियर करने के लिए मैं ये बताती हूँ कि हिंदू राष्ट्र का मतलब कतई मुसलमान से लेना देना नहीं है। हिंदू इज ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी, सिंधु नदी के इस पार रहने वाले हिंदू, उस चीज की बात करते हैं जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। जब हम सनातन राष्ट्र की बात करते हैं तो हम सिर्फ कर्तव्य पालन की बात करते हैं। तो आप इस्लाम को एज अ फेथ तो उस चीज से बिल्कुल अलग ही कर दीजिए। कुछ मुसलमानों के साथ बुरा नहीं हो रहा। अब इनफैक्ट कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने मुस्लिम लेडीज को, आप सबने सुना होगा, शाहीन बाग का आंदोलन हुआ था, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने और कुछ धर्म सत्ता वाले लोगों ने मुस्लिम लेडीज को वर्गला के, भड़का के कि तुम्हें तो भगा देंगे, मोदी जी तुम्हारे साथ तो ये कर देंगे, उनको प्रोटेस्ट करने के लिए बैठा दिया था। और अनकॉन्स्टिट्यूशनली वो प्रोटेस्ट कम से कम 3 महीने तक चला है। पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी, हर चीज का वायलेशन हुआ है। लेकिन फिर भी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बहुत सब्र, संयम और बहुत विश्वास के साथ उस प्रॉब्लम को हैंडल किया।
कि अब कोरोना टाइम भी आ गया है, ये लोग हमारे ही अपने हैं, इनको लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए भड़का रहे हैं। तो वहां पे, जबकि दिल्ली में वो प्रोटेस्ट था और दिल्ली पुलिस सेंटर के अंडर आती है, दिल्ली पुलिस चाहती तो बाय फोर्स उन लोगों को हटवाने में 24 घंटा भी नहीं लगती, वाटर कैनन चलवाए जा सकते थे उनके ऊपर, लेकिन वहां पे औरतें छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठी हुई थी। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इस चीज का ध्यान रखा कि कोई स्टैम्पीड हो जाए, भगदड़ हो जाए, बच्चों का नुकसान हो जाएगा, इस वजह से उन लोगों को वहां से हटाया नहीं गया, उनको समझाने की कोशिश करी गई। आप देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी को भारत में बहुत लंबे टाइम तक सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज किया गया है, सिर्फ हेड काउंट्स की तरह यूज किया गया है। तुम तो कमजोर हो, तुम तो पिछड़े हो, हमें सत्ता में लाते रहो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करते रहेंगे। तो ये चीजें समझने की जरूरत है, वो चीजें अब नहीं हो रही हैं। माइनॉरिटी वेलफेयर और माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट में जितना काम मोदी जी की गवर्नमेंट में हो रहा है, पिछले 70 सालों में कभी भारत में नहीं हुआ। मदरसा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। सुबुई प्लीज थोड़ा सा आरजू जस्ट फ्यू सेकंड्स आई विल टेक कि मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैसेज पहुंचाना, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम्स के दिमाग में ये मैसेज जा रहा है। मैं एक भारतीय मुसलमान पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बताती हूँ कि अपने देश में हम पूरे सम्मान के साथ, पूरे फंडामेंटल राइट्स के साथ, पूरे वकार के साथ रहते हैं। आप देखिए, ब्लैक राइट्स मूवमेंट भी चल रहा है अमेरिका में, ब्लैक्स को भी वोटर्स की तरह अपीजमेंट करके या उनको दबा के वोट्स की तरह यूज किया जाता है। इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। किसी को एक विक्टिम बना दीजिए, उसको इस्तेमाल करते रहिए, यही भारत में चल रहा है। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। लास्ट बस कंक्लूड करूंगी, आमिर जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें शेयर करनी चाहिए। एक प्रैक्टिस में, क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्टिव हम लोग आपस में शेयर करें, एक प्रैक्टिस जो हमारी कंट्री में है, हमारी कंट्री में कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पोल्यूशन इंडेक्स CEPI करके एक बॉडी है जो कि वेटेज देती है डिफरेंट कैटेगरीज में कि क्या क्या पॉल्यूटेंट्स हैं, कितने लोगों को वो अफेक्ट कर रहा है, रिसेप्टर्स हैं, और डिफरेंट एडिशनल हाई रिस्क एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो जितने भी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, उनको इस बॉडी ने 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है: क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, सिवियरली पॉल्यूटेड एरिया एंड अदर पॉल्यूटेड एरियाज। अब वो क्या करते हैं कि अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया किसी एरिया को बहुत ज्यादा पॉल्यूट कर रहा है, उन्हीं से कॉम्पनसेशन लेते हैं, और वो इंडस्ट्रीज अगर अपने आप को एक्सपैंड करना चाह रही हैं और ज्यादा फैलना चाह रही हैं उस एरिया में, उसको वो अलाउ नहीं करते हैं। उन्हीं के लिए हुए पैसों से वाटर प्यूरिफाइंग प्लांट्स लगते हैं। तो इस तरह से मतलब चीजें एक उनके दिमाग में डर भी सेट हो रहा है, उनका एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है, और थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव वे में एनवायरमेंट की, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम से हम लड़ भी पा रहे हैं। ऐसा ही हमने कानपुर में एक लेदर इंडस्ट्री थी, बहुत ज्यादा पोल्यूशन वहां पे होता था, वहां पे प्यूरिफाइंग प्लांट लगा के उसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से हमारे दिल्ली में भी यमुना रिवर पॉल्यूट होती है, तो उसको भी CEPI ने जो एक क्रिटिकली पॉल्यूटेड जोन में डाल के उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस एंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस, दोनों ही चीजों पे प्रेजेंट गवर्नमेंट काम कर रही है। और CEPI के तो रूल्स अभी पिछले 2-3 साल में बहुत ड्रास्टिकली जल्दी गवर्नमेंट ने बनाए हैं। तो एनवायरमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट of the manifesto of this present government, which we luckily have right now. बिल्कुल ठीक। मुझे सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना है आप सबका, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। और साथ ही मुझे रिक्वेस्ट करनी है सुबुही आपसे भी और आमिर और मोमी आपसे भी कि आप लोग जो नए आइडियाज आते हैं, जो चीजें आप समझते हैं कि होनी चाहिए एनवायरनमेंट के लिए, क्लाइमेट चेंज पे जैसे, तो वो प्लीज आप लोग एक्सचेंज करें एक दूसरे के साथ। आप लोग उसको ट्विटर पे एक्सचेंज करें, वहां पे लगाएं, ताकि सब लोगों को पता लग सके कि क्या चीज हो रही है, क्या चीज सही हो रही है और क्या चीज गलत हो रही है, ताकि लोग जो है वो, जो जितने भी लोग हैं अपने तौर पे भी वो उसको फॉलो कर सके और हम कुछ बेहतर बना सके। क्योंकि हर चीज गवर्नमेंट के करने की नहीं है, हर चीज गवर्नमेंट कर भी, चाहे वो आपकी हो चाहे हमारी हो, हमें खुद भी एज ए सिटीजन खुद भी करना होगा। और इसी तरह से जब हम एक दूसरे के साथ आइडियाज एक्सचेंज करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ टर्म्स भी बेटर होंगे, क्योंकि ये दोनों तो आ गए इंडिया से होके, एंड आई एम सो जेलस कि मैं नहीं गई हूँ अभी तक, तो इट्स माय टर्न नाउ। तो आई होप, बट आप एक चीज में लकी होंगी, आप एक चीज में लकी होंगी, ये लोग जब आए, ये लोग पहले आए, अब आप उस स्टेज में आएंगी तब आपको दिखेगा कि इंडिया में कितने अच्छे लेवल पे, कितना स्पीडली और कितनी प्रॉपर पॉलिटिकल विल के साथ काम हो रहा है। No, not at all. Last time I visited while in 2017. It's not that old time. I mean, Modi's Sarkar was still placed, so it's not very old. You know, बहुत recently 2018 in 17. You're more than welcome to come to Islamabad, Pakistan. We would like to take you around and show you the real Pakistan.
You're more than श्योर welcome. श्योर, Yes. आई वुड लव टू सी, स्पेशली वो जो हमारी हिस्ट्री एंड कल्चर का जो मैं कनेक्शन की बात करती हूँ, बहुत सारे course. हमारी हिस्टोरिकल ऐसी जगहें हैं मैं जो आपको नई पाकिस्तान चीजें एरिया में है, तो दिखाऊंगी आई रियली वेस्ट वांट की टू सी साइड दैट. पे. Thank श्योर you. श्योर, Thank थैंक you. यू सो मच, Thank you थैंक so यू, much. Thank you. Thank you. Thank you, थैंक everybody. यू.